तो नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम राहुल अग्रवाल है और मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूँ। और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में, जहाँ मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे टॉपिक की जो शायद आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है कि ईपीएस 95 में आप एनहेंस पेंशन का ऑप्शन लें या आप पुराने वाले ऑप्शन में बने रहें। देखिए, 4 नवंबर 2022 को जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया उसमें कहा गया कि आपके पास 4 महीने हैं ये डिसीजन लेने के लिए, जो तारीख अब बढ़ा दी गई है 3 मई तक। पहले मैं बताऊंगा कि समस्या की उत्पत्ति किस वजह से हुई। आपका एम्प्लॉयर और आप दोनों 12% का कंट्रीब्यूशन करते हैं अपने ईपीएफ अकाउंट में, लेकिन आप जो दे रहे हैं उसका 12% तो पूरा का पूरा ईपीएफ में जा रहा है, लेकिन आपके एम्प्लॉयर के दिए हुए 12% के दो टुकड़े हो रहे हैं। 8.33% जा रहा है आपका ईपीएस में और 3.67% जा रहा है ईपीएफ में। आप कहेंगे कि 8.33 प्लस 3.67 हो तो ये 12% गया, लेकिन अंतर क्या है कि 8.33% के लिए जो आपका एम्प्लॉयर सैलरी पकड़ रहा है वो पकड़ रहा है सिर्फ 15,000 रुपए। इसकी वजह से क्या होता है कि आपका बेसिकली जो ईपीएस में कंट्रीब्यूशन होता है वो कम होता है और ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन आपके एम्प्लॉयर का बढ़ जाता है। इसी वजह से सिर्फ 1,000 रुपया मिनिमम पेंशन और मैक्सिमम पेंशन बनती है 7,500 रुपये। इसीलिए मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया और फाइनली जजमेंट आया कि अब आप खुद चुन सकेंगे कि क्या आप एक्चुअल जो आपकी सैलरी है उस पे 8.33% कटवाना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे। जाहिर सी बात है, अगर ईपीएस में 8.33% आपका एक्चुअल सैलरी का जाएगा तो डेफिनेटली आपकी पेंशन बढ़ जाएगी। लेकिन अब ये सवाल ये आ रहा है कि हम इस ऑप्शन को चुने या ना चुने। तो आंकड़ों की बातें तो मैं आपसे करूंगा, जहां मैं आपको समझाऊंगा कि अगर आप एनहेंस पेंशन ऑप्शन लेते हैं तो आपको कितनी पेंशन मिल सकती है और लमसम अमाउंट कितना होगा, और आप पुराने वाले सिस्टम में चल रहे हैं तो आपके पास कितना पैसा हो सकता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। लेकिन अगर आंकड़ों की दुनिया से बाहर निकले और हम कुछ सवालों के जवाब अपने अंदर ढूंढने की कोशिश करें तो मुझे लगता है कि बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए इन दोनों ऑप्शन में किसी को चुनने का। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये सोचूं कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपके पास कोई बड़ी लाइबिलिटी आने वाली है, मान लीजिए मसलन आपके बच्चों की शादी, तो एट द टाइम यू रिक्वायर मोर मनी, तो हो सकता है कि आपके लिए जो पुराना सिस्टम चला आ रहा है वो बेहतर हो। किसी की फैमिली में मान लीजिए कोई डिसेबल बच्चा है और आप चाहते हैं कि उस बच्चे को लाइफ लॉन्ग पेंशन मिलती रहे, तो आपके लिए जो नया सिस्टम है जिसमें आप एनहेंस पेंशन बेनिफिट ले रहे हैं उसमें आपके उस बच्चे को ज़्यादा पेंशन मिल सकती है। एक एग्जांपल और लीजिए, मान लीजिए आपकी स्पाउस या वाइफ या हस्बैंड दोनों में से कोई भी ऑलरेडी एक सैलरी में या पेंशन स्ट्रक्चर में है, तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप चाहें तो एक मुश्त पैसा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट लें, जो कि एक बड़ा पैसा हो सकता है जिसे आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकें, क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति आपकी फैमिली में, आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड, उसके पास एक पेंशन आ रही है, अगर ऐसा है तो। एक और चीज़ है जो मुझे लगती है कि मान लीजिए आप तो फाइनेंशियल लिटरेट है, यू नो हाउ टू मैनेज मनी, लेकिन हो सकता है कि आपका परिवार उस एक मुश्त पैसे को ना संभाल पाए, राइट, आपके बाद। तो हो सकता है कि आपके लिए वो जो रेगुलर पेंशन वाला सिस्टम बेटर हो, क्योंकि अगर वो इतना फाइनेंशियल लिटरेट नहीं है कि आपका परिवार उस एक मुश्त बड़े पैसे को मैनेज कर सके, तो आप उस रेगुलर पेंशन सिस्टम में आ सकते हैं। इसके अलावा भी अगर एक मुश्त पैसे की अगर आपको आवश्यकता अपने फैमिली लेजर के लिए भी चाहिए, तो आपको डेफिनेटली पुराने सिस्टम में ही आना चाहिए। तो ऐसे कुछ सवाल हैं जिनके जवाब अगर आपके पास हैं तो आप खुद भी निर्णय ले सकते हैं आंकड़ों के अलावा कि आपको इस सिस्टम में आना चाहिए नहीं आना चाहिए। अब मैं कुछ एक एक्सेल शीट पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इन दो परिप्रेक्ष्य में आपकी क्या स्थिति बन सकती है। तो आइए अब बात करते हैं कुछ आंकड़ों के साथ, तो जहां समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आप एनहेंस पेंशन सिस्टम में आ रहे हैं तो आपकी पेंशन कितनी हो सकती है अप्रोक्सीमेटली, एक आइडिया के साथ, और आपके फाइनेंस में ये किस तरीके से अंतर ला सकता है। तो मैंने अजम्पशन किया है कि मान लीजिए कोई एनहेंस्ड होने से पहले, यानी पुराने वाले सिस्टम में ही आप चल रहे हैं और आपकी अज्यूम्ड सैलरी है 25,000 रुपए बेसिक प्लस डीए। एक 30 साल का व्यक्ति है जो 2001 में ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है और 28 साल तक काम करता है, यानी 58 ईयर्स तक इस टेबल को मैंने बनाया। 2001 में अगर वो ज्वाइन कर रहा है तो 2029 तक के टेबल जा रही है, जहां पे विभिन्न विभिन्न वर्षों में आपके पास अलग अलग ईपीएफ के इंटरेस्ट रेट्स रहे हैं। इसको थोड़ा ईज करने के लिए मैंने सैलरी को सालाना बना दिया 25,000 इंटू 12, और हर साल मैंने सैलरी को 7% से इंक्रीमेंट भी माना। पुराने सिस्टम में अगर आप गौर करेंगे तो 12% भी आपका एम्प्लॉयर मिलाएगा, जो कि आप भी मिला रहे हैं, तो 3 लाख का 12% बनता है 36,000 रुपए। लेकिन अगर आप गौर करें, पुराने सिस्टम में सिर्फ 6500 रुपए ही ईपीएस में जा रहे हैं, और बाकी जितना भी पैसा है 36,000 रुपए से 6500 निकाल कर ये ईपीएफ में जा रहा है। इसी वजह से आपको एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का एक मुश्त पैसा ज्यादा मिलता है, और आपके मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से आपकी पेंशन बहुत कम बनती है। इस टेबल को मैंने आगे खींचा, 2014 में मैंने इसे 15,000 कर दिया, उसके बाद ये लिमिट 15,000 हो गई, और हर साल मैं जो इंटरेस्ट है उस पे इस रेट से इंटरेस्ट दिलवाता रहा। और जब मैं इसको एंड तक लेके आता हूँ 58 पर, तो मैं पाता हूँ कि तकरीबन 80,12,000 रुपए की ये वैल्यू बन रही है एक मुश्त पैसे की।
राइट। अगर मैं मान लीजिए सिर्फ बेसिक लिमिट तक ही मैं अपना ईपीएस में कंट्रीब्यूशन कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं पेंशन देखूं तो पेंशन के लिए मैं सिर्फ 15,000 रुपए पकड़ूंगा इंटू 30/70। 30 मैंने इसलिए किया, मैंने 28 साल नौकरी करी लेकिन 2 साल मुझे बोनस मिला, तो 28+2 यानी 30/70, यानी मेरी पेंशन बनेगी 6,428 रुपये। तो पहला सिनेरियो तो ये हुआ जहां पर अगर आप पुराने सिस्टम में चल रहे हैं, आपने पेंशन को बढ़ाया नहीं और आप बेसिक जो सीलिंग लिमिट है 15,000 रुपए की जो है उसी पे अगर आपका एम्प्लॉयर ईपीएस में कंट्रीब्यूशन करे, तो मोटा मोटी आप इसमें रेट चेंज हो सकती है, क्योंकि मैंने 8.10 को कांस्टेंट माना है, तो मैं सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ, राइट। और ये आपकी हो गई मंथली पेंशन, और इस वाले केस में मंथली पेंशन 7,500 रुपए को क्रॉस नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो मैंने 30 साल माने हैं ये मैक्सिमम 35 साल से ऊपर नहीं जा सकते। तो ये तो हुई सिनेरियो 1 जहां पर आपका ये लमसम अमाउंट बना और ये पेंशन बना। अब सिनेरियो 2, क्योंकि ईपीएफ अकाउंट में आपका एम्प्लॉयर दोनों जगह पैसे डालता है, ईपीएस प्लस ईपीएफ, वो पहले में भी डाल रहा था, वो नए में भी डालेगा। बस इतनी सी बात है कि अब जब आपका एम्प्लॉयर नए वाले सिस्टम में जब आप एनहेंस पेंशन ले रहे हैं, ईपीएस में आपकी एक्चुअल जो सैलरी होगी बेसिक प्लस डीए उसका 8.33 मिलाएगा, लेकिन आपको ये समझना है कि अभी भी 3.67% तो ईपीएफ में जाएगा ही जाएगा। अब देखिए हमने क्या किया कि अगर मान लीजिए आप इन्हें बढ़ी हुई पेंशन में आ रहे हैं, तो आपका जो लास्ट 60 महीने का जो सैलरी है, तो मैंने देखिए एक यहाँ मैंने ईच के लिए ईयरली ले लिया 2 3 4 5, तो आप बेसिकली लास्ट के 60 महीनों की सैलरी को मैंने जोड़ा, 5 का भाग लगा, ये एवरेज आ गई, इसको पर मंथ किया, इनटू अगेन 30/70 किया। ये देखिए आप 30/70, तो सेम फॉर्मूला लगाया तो फॉर्मूला विल बी सेम, लेकिन आप देखेंगे कि पेंशन 6,428 से बढ़कर क्या हो गई, सीधी 62,506 रुपया। तो दिस विल बी ह्यूज जंप इन योर मंथली पेंशन, बट लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपने बड़े अमाउंट पे कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ेगा। तो ये तो हो गई आपकी पेंशन। अब देखिए, अब आपका जो बेसिकली इसके अलावा भी आपका 3.67% जो ओरिजिनली जा रहा होगा आपके एम्प्लॉयर का, आपकी एक्चुअल सैलरी के हिसाब से वो भी जाता रहेगा, राइट। तो कहीं ना कहीं वो भी इंक्रीज होगा, और अलग अलग रेट से मैंने उसको बढ़ाया है अलग अलग ईयर में। तो आप देखिएगा यहाँ पे मैंने अब जब 3.67% लिया है इस कैलकुलेशन के लिए, तो मैंने अगर आप गौर से देखें तो मैंने इसके लिए अब आपको ये जो सैलरी है 3 लाख रुपए, इसका ही 3.67% पकड़ा है। तो ये जो एम्प्लॉयर का 3.67% है, जो कि आपको नए एनहेंस पेंशन में भी रहेगा, क्योंकि ये पहले भी था, तो ये तो अब भी रहेगा, क्योंकि आपका जो एक्चुअल है उसका 3.67% जाएगा। तो आप ये देखिए कि इसकी वैल्यू भी तकरीबन 27,70,000 होगी। तो आपको ये समझना है कि आपकी पेंशन बढ़ेगी नए वाले में, राइट, और आपको कुछ लमसम अमाउंट का नुकसान जरूर होने वाला है, राइट। इसमें कोई दोहराए नहीं है, बिकॉज आपके ईपीएफ में कॉन्ट्रीब्यूशन कम हो जाएंगे, इसकी वजह से आपको बेसिकली लमसम पैसे पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। वो आपके लिए कोई भी अमाउंट हो सकता है, आपको उस पे एक्सेल पे कैलकुलेट करना चाहिए अलग अलग सिचुएशन में। और मेरी आपको यही राय है कि आप प्लीज, जो मैंने आपको समझाया कि सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि आपकी पारिवारिक परिस्थिति को देखकर भी आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि आपको किस स्कीम में जाना है, और पेंशन बढ़ी हुई चाहिए या नहीं चाहिए। अदरवाइज आप ऐसे कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं कि आपको अल्टीमेटली किस सिचुएशन में आप बैठ रहे हैं। विद दिस, thank you very much everyone. If you really like the video, please share with your friends, subscribe my channel. Thank you so much.